हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैरी एन इवेंस की, एज नोन एज जॉर्ज एलियट। तो हम इस वीडियो में उसकी लाइफ, उसके वर्क्स एंड उसके प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ नोवेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का जो पूरा मटेरियल्स है ये एडवर्ड एल्बर्ट के बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से उठाया गया है। तो अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली वहीं से पढ़ सकते हो, बट ईजी हो, अगर आप इजीली पढ़ना चाहो तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम हमारा डिस्कशन ऑन जॉर्ज एलियट। इनका लाइफ पीरियड है 1819 से लेके 1880 तक। जॉर्ज एलियट एक एक्चुअली एक पेन नेम है, ओके। इनका जो मेन नेम है वो है मैरी एन इवंस। ये एक लैंड एजेंट के डॉटर थे और ये पैदा हुए थे नियर न्यूएंटन। ये एक सेंट्रल इंग्लैंड में एक बहुत ही स्मॉल टाउन है। मैरी एन इवेंस ने स्टडी किया था न्यूएंटन एंड कोवेंट्री में। ये दोनों टाउन सेम एरिया में ही है। उसने अपना एजुकेशन खत्म करने के बाद ज्यादातर टाइम वो घर में ही थी और वो बहुत ज्यादा पढ़ती थी। एंड उसने एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट डेवलप किया इन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज में। उसके पास एक बहुत ही डीप एंड थॉटफुल माइंड था। कोई ऑर्डिनरी माइंड नहीं था उसके पास। वो बहुत ही सीरियसली सोचती थी अबाउट रिलीजन, मोरालिटी एंड ह्यूमन नेचर। देखो 1846 में उसने एक जर्मन बुक को ट्रांसलेट किया। बुक का नाम है लाइफ ऑफ जीसस बाय डेविड स्ट्रॉस। ठीक है। इस बुक में जो राइटर है वो क्वेश्चन करता है ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स को। मैरी एन इवेंस ने इस बुक को ट्रांसलेट किया था। ठीक है। ये जो ट्रांसलेशन है ये शो करता है उसका ग्रोइंग इंटरेस्ट इन रैशनल थिंकिंग एंड मॉडर्न आइडियाज अबाउट रिलीजियन। अभी इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उनके फादर मर जाते हैं इन द ईयर 1849। तब उनके ऊपर अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थे, सो उसने अपने आप को राइटिंग पे डिवोट कर दिया। 1851 में वो द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, एक फेमस मैगजीन थे, उस मैगजीन का असिस्टेंट एडिटर बन जाते हैं। एंड उसने बहुत सारे एसे पब्लिश किए एंड रिव्यू पब्लिश किए ऑन लिटरेचर, फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स। अभी इस जॉब के दौरान ही उसने और कई सारे राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल से मिला। एंड इनफैक्ट वो लंदन के लिटरेरी सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है उस टाइम पीरियड में। अभी लेटर लाइफ में, इन द लेटर ईयर्स, वो यूरोप में काफी ज्यादा ट्रैवल करता है। इसकी वजह से भी उसका राइटिंग में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आया था। ओके। 1880 में वो शादी करती है JW क्रॉस के साथ, बट वो सेम ईयर में ही मर जाती है चेल्सी में, लंदन में। ओके। उसके लाइफ के बारे में बात करना खत्म हो गया। अभी उसके वर्क के बारे में बात करते हैं। अभी उसके जो अर्ली राइटिंग करियर है, देखो जॉर्ज एलियट जो है हमारे, मतलब मैरी एन इवेंस, उसने ना फिक्शन लिखना स्टार्ट नहीं किया था। उसने फिक्शन लिखना स्टार्ट किया जब वो मिडिल एज में आ चुका था। उसके जो पहले वर्क्स है वो है 3 शॉर्ट स्टोरीज जो कि ब्लैकवुड मैगजीन में पब्लिश हुआ 1857 में। बाद में इन वर्क्स को एक सिंगल बुक में पब्लिश किया जिस बुक का नाम है सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ 1858 में। इन कहानी में हमें देखने को मिलता है द ट्रेजेडी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ, हर सिंपैथी फॉर ह्यूमन सफरिंग, हर रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर एंड मोरल स्ट्रगल। ओके। अभी वो फर्स्ट फुल फ्लेजेड नोवेल लिखती है, उसका नाम है एडम बेथ। पब्लिश किया गया था 1859 में। एंड ये नोवेल उसे इंस्टेंटली फेमस बना देता है। इस नोवेल में क्या है? इस नोवेल में है इंग्लिश रूरल एंड विलेज लाइफ। एंड ये नोवेल बेस्ड है सिंपल वर्किंग क्लास लोगों के ऊपर। ये नोवेल कहानी है हेटी सोरेल का। ये एक यंग लड़की है जो अपने बच्चे को मार डालती है। ये एक बहुत ही मूविंग एंड ट्रेजिक कहानी था। इस बुक में आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर मिलेंगे, जैसे मिसेस पॉइजर, हेटी सोरेल, एडम बेथ। इस नोवेल में हमको दिखता है जॉर्ज एलियट का डीप ह्यूमैनिटी एंड रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग। फिर वो नोवेल लिखती है द मिल ऑन द फ्लॉस, 1860 में लिखा गया था इसे। बहुत सारे क्रिटिक्स है जो कहती है ये इनका बेस्ट नोवेल है। ये पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब ये मैरी एन इवेंस का अपना खुद का लाइफ भी पोर्ट्रे करता है। इसका जो मेन कैरेक्टर है मैगी एंड टॉम टुलिवर, ये भाई बहन है।
ये एक ट्रेजिक कहानी है जो कि कंट्री साइड में सेट है। ये जो मैजे है, मैगी या मैजे आप कुछ भी कह लो, ये ना जॉर्ज एलियट का डीपेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। इसमें आपको इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इनर स्ट्रगल भी देखने को मिलता है। नोवेल का लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है एंड काफी पोइटिक है, बट हेवी नहीं है। एंड इनफैक्ट ये नोवेल का कहानी को मोरलाइज भी नहीं करता। ये नोवेल डील करता है इमोशंस एंड रिलेशनशिप के ऊपर, और ये स्ट्रिक्ट मोरल लेसन्स नहीं सिखाता। फिर आता है एक और पॉपुलर नोवेल जो कि है सिलास मार्नर, द वीवर ऑफ रेविलोई, 1861 में पब्लिश किया गया था। ये एक छोटा नोवेल है एंड पढ़ने में भी काफी इजी है। इसमें आपको विलेज लाइफ देखने को मिलेगा जिसमें वार्मथ है, रियलिज्म है। ये ह्यूमर एंड ट्रेजेडी को काफी स्किलफुली कंबाइन करता है। ये कहानी है अबाउट सिलास मार्नर, एक वीवर है जो लोगों के ऊपर फेथ खो देता है, बट फिर इसको फेथ वापस मिलता है थ्रू लव एंड काइंडनेस। इसका जो एंडिंग है वो काफी मेलोड्रामेटिक है, सिमिलर टू द मील ऑन द फ्लॉस, बट द नोवेल इज स्टिल पावरफुल। ओके दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ वीडियो के बीच में ही, मैं एलियट के सारे वर्क्स को इंक्लूड नहीं करूंगा, मेरियन इवेंट्स के सारे वर्क्स को इंक्लूड नहीं करूंगा, वो आपका काम है। आप विकिपीडिया में जाओ, आपको लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट से आप क्रोनोलॉजी बनाओ। मैं बस इंपॉर्टेंट वर्क्स आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड नोवेल का वन लाइन में समरी बताऊंगा, ताकि आपको इंटरेस्ट आए या आपको थोड़ा सा याद रहे एटलीस्ट। ओके, फिर आते हैं हम रोमोला में। रोमोला पब्लिश हुआ था 1863 में, और ये ना जॉर्ज एलियट के राइटिंग में एक न्यू फेज लेके आता है। देखो, रोमोला के बाद उसके जो नोवेल्स है वो काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल एंड मोरलिस्टिक हो जाता है। वो ना फोकस करते हैं अब एथिकल आइडियाज में फोकस करते हैं, सिर्फ स्टोरी टेलिंग में फोकस नहीं करते। रोमोला कहाँ पे सेट है? रोमोला सेट है मेडिएवल फ्लोरेंस में, जो कि इटली में है। अब देखो, मेरियन इवेंट्स ने, मतलब जॉर्ज एलियट ने, इस नोवेल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में काफी सारा रिसर्च किया, बट फिर भी जो स्टोरी है ना वो उतना नेचुरल फील नहीं होता एंड उतना भी इमोशनल फील नहीं होता। देखो, इसका जो मेन इंटरेस्ट है वो है द मोरल डिक्लाइन ऑफ टीटो मेलेमा में। ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है। अब क्रिटिक्स कहते हैं कि इस नोवेल पे स्पॉन्टेनिटी नहीं है जो उसके प्रीवियस वर्क्स में थी। ठीक है, फिर एक और नोवेल आता है उसका, जो कि है फेलिक्स होल्ट, द रेडिकल, 1866 में पब्लिश हुआ। ये ना माना जाता है उसका सबसे वीकर नोवेल है। ये रिफॉर्म बिल के टाइम पे ये नोवेल सेट है, एंड ये नोवेल डील भी करता है उसी के साथ, पॉलिटिक्स एंड सोशल रिफॉर्म के साथ, बट ये ना उतना इंगेजिंग नहीं है। ये नोवेल काफी बोरिंग है। फिर आता है मिडल मार्च, ठीक है, द स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, 1871 से 1872 तक। इसे माना जाता है हर ग्रेटेस्ट मास्टरपीस। इसमें आपको डिटेल्ड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ मिलेगा इन अ स्मॉल टाउन। इस नोवेल पे आपको काफी सारे डीपली डेवलप्ड कैरेक्टर मिलेगा जिनकी जिंदगी काफी ज्यादा कनेक्टेड है। इस नोवेल के कैरेक्टर्स सफर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स, ब्लाइंडनेस एंड मोरल वीकनेस। इसका जो टोन है वो भी काफी ज्यादा सीरियस है, ट्रूथफुल है एंड रियलिस्टिक है। ये नोवेल ह्यूमन लाइफ को एकदम रियल तरीके से दिखाता है। ये जो वर्क है, ये वर्क उसकी, मतलब जॉर्ज एलियट की, मेरियन इवेंट्स की मैच्योर विजन को दिखाता है। ओके, फिर आता है उसका लास्ट नोवेल, जो कि है डेनियल डिरोंडा, 1876 में पब्लिश किया गया था। ये उसकी मोस्ट फिलोसॉफिकल नोवेल है। ये नोवेल फोकस करता है मोरल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम के ऊपर। इनफैक्ट कहानी और कैरेक्टर से भी ज्यादा फोकस करता है ये मोरल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम के ऊपर। नोवेल का टोन बहुत ही सीरियस है एंड इंटेलेक्चुअल है। ऐसा लगता है कोई मोरल ऐसे है, मतलब नोवेल नहीं है ये, कोई ऐसे ही हो गया ऐसा लगता है। इसमें आपको लाइट और ह्यूमरस टचेस नहीं मिलेंगे। ओके, समझ गए? अभी उसका एक कलेक्शन ऑफ एसे भी है, इसका नाम है इम्प्रेशंस ऑफ थियोप्रास्टस सच, पब्लिश किया गया था 1879 में। ये कलेक्शन ऑफ एसे एंड स्केचेस है, ये कोई नोवेल नहीं है। इसमें आपको जॉर्ज एलियट के थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस मिलेंगे ऑन पब्लिक, सोसाइटी एंड मॉर्टलिटी। ओके, यहां तक आप समझ गए। अभी हम जॉर्ज एलियट के नोवेल्स का कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, जॉर्ज एलियट के जो नोवेल्स है ना, वो स्टैंड आउट इसलिए करता है क्योंकि उनमें मोरल डेप्थ है, साइकोलॉजिकल इंसाइट है
एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ है। अभी देखो एलियट के हर फीचर्स को ना अभी हम एक एक करके देखेंगे। ओके, पहला है हमारा हर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। देखो जॉर्ज एलियट ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इन द इनर लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, उनके सोल, थॉट्स, इमोशंस एंड मोरल स्ट्रगल्स के ऊपर। जैसे कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो लोग इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस थे। हमारे मेरियन इवेंट्स ये और ज्यादा डीपर जाते हैं एंड लोगों के स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल साइड को देखते हैं। इनके नॉवेल्स में शायद आपको एडवेंचर या ड्रामेटिक एक्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये लोगों के ऑर्डिनरी लाइफ में फोकस करता है। इनकी जो हर एक कहानी है, मेरियन इवेंट्स की जो हर एक कहानी है, वो दिखाती है कि ह्यूमन जो वीकनेस है या पाप है, इससे कैसे सफरिंग होता है। एंड इसी मोरल सीरियसनेस की वजह से जॉर्ज एलियट की जो लेटर नॉवेल्स है वो ऐसा लगता है जैसे वो मोरल है या फिलोसॉफिकल स्टडीज है, कोई कहानी नहीं है। मतलब अगर आप सिंपली समझना चाहो कि शी राइट्स अबाउट ऑर्डिनरी पीपल्स इनर स्ट्रगल्स, मोरल चॉइसेस एंड द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, नॉट अबाउट ग्रैंड इवेंट्स और एक्सटर्नल ड्रामा। ओके, समझ गए? बात करते हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में। देखो उनके नॉवेल्स के ज्यादातर कैरेक्टर मिडिल या लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, जैसे फार्मर हो गया, विलेजर हो गया या कंट्री वर्कर हो गया। अभी मेरियन इवेंट्स ना इन कैरेक्टर को ग्रेट सिंपैथी, ट्रूथ एंड रियलिज्म के साथ दिखाता है। इसको आप अ मास्टर ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कह सकते हो। वो ये दिखाती है कि लोगों का एक्शन कैसे उनके मोटिव्स, उनके थॉट्स, उनके वीकनेसेस को ग्रो करता है। वो ना काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट की तरह लिखता है, ठीक है? उसका जो पोर्ट्रेल है वो बहुत ज्यादा ट्रूथफुल है एंड सेंटिमेंटल नहीं है। वो ना बुरे लोगों को चार्मिंग या इनोसेंट नहीं दिखाता है। एंड वो स्पेशली एक चीज में बहुत ही टैलेंटेड है, वो है कि वो सेल्फ डिसीवर्स एंड फुलिश और नैरो माइंडेड पीपल को अच्छे से दिखाता है अपने नोवेल पे। ओके, अभी उसके नोवेल के हम कुछ टोन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो उसके नोवेल का जो जनरल टोन है वो काफी सीरियस है एंड मोरली अर्नेस्ट है। वो ना उसका प्लान ही रहता है कि हमेशा कुछ सिखाने का, राइट एंड रॉन्ग सिखाने का, कॉज एंड इफेक्ट सिखाने का। बट उसके लेटर वर्क्स में ये जो सीरियसनेस है ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, बट उसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी है। इसीलिए उसके नॉवेल्स पढ़ते वक्त हमें उतना हैवी फील नहीं होता। उसके जो अर्ली नॉवेल्स है उसमें हम देख पाते हैं कि उसका ह्यूमर काफी वार्म है एंड जेंटल है, बट इन हर लेटर नॉवेल्स उसका ह्यूमर और ज्यादा आयरॉनिक और बाइटिंग हो जाता है। ओके, तो उसके स्टाइल के बारे में देख लेते हैं। ये है उसका लास्ट फीचर। ओके, वीडियो को बोरिंग नहीं करूंगा मैं ज्यादा। उसका जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा क्लियर है एंड उसके जो पहले के नॉवेल्स है, अर्ली नॉवेल्स, वो उसमें काफी ज्यादा सिंपल एंड नेचुरल है। लेटर नॉवेल्स पे ये काफी ज्यादा हैवी और एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। उसका जो डायलॉग्स है वो काफी एक्सेलेंट है। वो लैंग्वेज यूज करते हैं, एकदम ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज करती है। भले ही वो ब्रॉन्टे सिस्टर्स की तरह पॉपुलर नहीं थी, उनकी तरह पोएटिक इंटेंसिटी नहीं ला पाई, बट फिर भी वो अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत ज्यादा परफेक्ट एंड अच्छा लिखती है। ओके, अभी हम एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हर प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। अब देखो लोग भले ही कितना भी क्रिटिसाइज करें, हम भले ही कितना भी क्रिटिसाइज करें, जॉर्ज एलियट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स थे इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने इंग्लिश नॉवेल को शिफ्ट किया, रोमांटिक स्टोरी टेलिंग से साइकोलॉजिकल रियल्म की तरफ शिफ्ट किया। इसमें आपको ब्रॉन्टे सिस्टर्स का भी हाथ मिल जाएगा। अगर आपको ब्रॉन्टे सिस्टर्स के बारे में जानना है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। ये क्या करती है हमारे जॉर्ज एलियट, ये रीडर्स को फोर्स करती है ताकि वो कैरेक्टर्स के सोल एंड माइंड के अंदर देखें। उसके नॉवेल्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करता है, उनके इनर थॉट को एक्सप्लोर करता है। यही जो साइकोलॉजिकल एंड मोरल कॉन्सर्न्स है, इसने लेटर राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि हमारे वर्जीनिया वुल्फ हो गए, जेम्स जॉयस हो गए, D.H. लॉरेंस हो गए। ठीक है, अभी जॉर्ज एलियट के मौत के बाद उनका फेम थोड़ा सा कम हुआ था, बट आज के दिन मॉडर्न एज के टाइम में उसका रेपुटेशन वापस ग्रो हुआ एंड रीडर्स
उसके वर्क्स को वैल्यू और समझने लगे, उसके वर्क्स को वैल्यू देने लगे और समझने लगे। ओके, आई होप आप समझ गए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझने में इशू हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको समझा दूंगा। भले ही कमेंट्स में समझाओ बट मैं समझा दूंगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक राइटर, किसी स्पेसिफिक पीरियड, किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं बना दूंगा वीडियो, एंड इनफैक्ट बहुत जल्दी बना दूंगा।